outcome in terms of child development. It yields high predictability and control. Teaching is more than science, he observed, because it also involves artistic judgment about the best ways to teach. Teacher employs his aesthetic sense in his teaching. The aspirations of art depart from the rules and principle of science. तो एनएल गेज ने यहाँ पर ये कहा है कि जो शिक्षा है, जो पेडागोजी ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो जिसके एलिमेंट्स कंटेंट्स करे गए हैं, अच्छे टीचर की ये पहचान है कि वो किस तरह अपना आउटकम बच्चों को देता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, बच्चों की शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए क्या ऑब्जर्व कर सकता है, और क्या टीचिंग के लिए क्या ऐसी साइंस की, विज्ञान की ऐसी चीज़ें लाता है जिससे कि बच्चे के लिए ऑब्जर्व कर सके, बच्चा अच्छा से समझ सके, ज़्यादा बच्चा, और बच्चे का जो जजमेंट है, जो बच्चे का न्याय लेने का तरीका है, वो किस तरह उसका हमें पता लग जाए, किस रास्ते से उसको हम शिक्षा दें जिससे कि उसके अंदर का वो सेंस हम समझ के उसको शिक्षा दे सकें। तो इस तरह हमारा एनएल गेज ने कहा है। ऐसे ही अब हमारे एक रोबिन गुजरे हैं। रोबिन ने 1985 में कहा था, हैज़ द सिमिलियर व्यूज़ ऑफ टीचिंग द इफेक्टिव एंड artery to side by side. The science deals the effectiveness of teaching and art relates of artistry. The insight is in teaching is the term pedagogy of teaching has been explained with help of the following chart. तो जो रॉबिन ये 1958 में इन्होंने कहा था, रॉबिन ने, कि ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली अगर शिक्षा की बात करी जाए साधारण तौर पर, तो वो रॉबिन की थ्योरी में ये बताया गया जो हमारी कला, जो हमारी विज्ञान की ऐसी कला हो, ऐसे एक कौशल हमारा हो कि हम उसकी अंतर्दृष्टि, अपनी अंतर्दृष्टि से उसको हम इस तरह अपने उसको बड़े लॉन्ग एक्सप्रेशन में ना समझा कर छोटे टर्म में उसको अपने समझा दें कि इतने लंबे बे में हम उसे समझा रहे हैं बढ़िया करके, उसके बाद बढ़ा रहे हैं, बच्चे को समझ में आया नहीं आया तो छोटे टर्म में हम उसको समझा दें, ऐसे ही कर दें। तो इसके लिए पेडागोजिकल एनालिसिस भी हुए जिसमें टीचिंग एंड आर्ट्स के नंबर 1 पर रखा गया। नंबर 2 रखा गया टीचिंग एंड एज साइंस। तो टीचिंग आर्ट्स के अंदर क्या आया, इसके अंदर आया आर्टिक एंड एस्थेटिक सेंस आया, जिसमें इसमें कला के अंदर कैसे हम उसको अपने वे में समझाएंगे, और इमोशन एंड फीलिंग एक्शन में आया कि हम उसको किस तरह अपने उसके भाव को हम महसूस करके उनके कार्य को अपने करेंगे, क्या भाव हैं उसके बच्चे के, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, और उसको हम अपने किस तरह मान्यताएं अपनी उसको विश्वास दे के उसे समझाएंगे कि वो बच्चा समझ रहा है, ऑब्जॉर्व कर रहा है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में हमें किस तरह उसको हम इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, किस तरह हम उसको आंकेंगे, किस तरह उसको हम अपने आकलन में उसका उसके ज्ञान को हम परखेंगे। अफेक्टिव एंड साइक्लोमोटर एब्सेप्ट्स, किस तरह उसको प्रभावशाली और क्रियात्मक विषय पर हम उसे लाएंगे। और फिलोसफिकल प्रिपोजिशंस, और किस तरह उनको उसको दर्शन शास्त्र उसके दिमाग के दर्शन को खोलेंगे जिससे कि वो बोलने में सक्षम हो। माइक्रो अप्रोच, और उसके धीरे धीरे उसके ज्ञान को कैसे कैसे हम उसको बढ़ाएंगे। टीचिंग्स आर बोर्न, उसको शिक्षा कैसे जन्म हो जाए। हेरिडिटी ऑफ फैक्टर्स, और उसके सारे विभिन्न क्वेश्चन खुलने लगे। क्रिटिकल पेडागोजी की, और उसके ज़्यादातर जो जितनी मुश्किल भरी उसकी शिक्षा हो वो सबको हम अपने कला कौशल से बताएं। अगला अच्छा टीचिंग एज ए साइंस, इसमें एन इफेक्टिवनेस ऑब्जर्वेशन, इसमें प्रभावशाली जो चीज़ें ऑब्जर्वेशन उसके बारे में हम किस तरह साइंस के थ्रू हम करेंगे। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एक्चुअलाइज, उसके इस तरह हम अभ्यास करें कि उसको अभ्यास को बार बार करके उसके हम तजुर्बा लें कि इस तरह एक्चुअल लाइफ में वो कम कर सके। एनालिसिस ऑफ टीचिंग इनटू कंपोनेंट्स, और हम क्या चीज़ें ऐसे विश्लेषण करें टीचिंग के अंदर, कंपोनेंट ऐसे चीज़ें लें जिससे कि बच्चा समझे, जैसे चित्र के माध्यम से, या किसी हम 3D या उसके प्रोग्राम्स के माध्यम से, यूट्यूब से हमने कुछ चीज़ ले ली उसके माध्यम से, ये सारी चीज़ें हम उससे लेंगे तो हमें बच्चे की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जिम्मेदारी से काम करें, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दें।
कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर एसेप्ट्स, उसके संज्ञात्मक और क्रियात्मक पक्ष को किस तरह हम उसको सेटिस्फाई करें। साइंटिफिक रूल्स एंड प्रिंसिपल, साइंटिफिक रूल बनाएं और उसके हम एक से सिद्धांत बनाएं। माइक्रो अप्रोच, उसके धीरे धीरे उसकी बारीकियों को समझें हम। टीचर कैन बी प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट फैक्टर्स, और उसके टीचर तैयार रहे हमेशा उसके एनवायरनमेंट फैक्टर्स के अंदर उसको बताने के लिए। एनालिसिस एनालिटिकल पेडागोजी, और उसके विश्लेषण के तक बाद में उसके हम आकलन करें बच्चा कितना सीखा, इसको कितना ज्ञान आया। तो ये सारी चीज़ें हैं पेडागोजी और एनालिसिस के अंदर हम सीखेंगे। तो इतने हम अगर ग्राफ में कर देंगे तो काम चलेगा। अगर ये अच्छा एसेट्स ऑफ पेडागोजी एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर हमारे ज़्यादा डीपली हमें नहीं जाना है। इसके अंदर हमें बस इतना याद रखना है कि पेडागोजी ऑफ नॉलेज के बारे में हमें थोड़ा आना चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए मेनली, जो वो हमारे कंटेंट नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर, इसको हम पॉइंट बना के लिख लें। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज इसके बारे में लिख लें। टीचिंग मेथड्स क्या हो हमारे, टीचिंग टेक्निक हमारी क्या हो, टीचिंग मैक्सिमम हम कितनी दे सकते हैं उसके बारे में क्या हो, टीचिंग एड्स, और आगे हम टीचिंग में क्या क्या जोड़ सकते हैं इसके बारे में। एवल्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, और उसके मूल्यांकन करना कि टीचिंग में हम आगे क्या सिखाएं उसको। प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ टीचर, और टीचर को कुछ अच्छी नॉलेज हो उसके बारे में, तो इसके बारे में भी टीचर का जब अच्छी नॉलेज होगी तभी टीचर पढ़ा पाएगा। तो ये चीज़ें पॉइंट्स हैं कुछ, इसके लिए हमें नोट्स करने चाहिए पेडागोजिकल नॉलेज के लिए। और टीचर रूल्स और रोल्स और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटीज़ ऑन फंक्शन, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो इस तरह हम कुछ मोट से मोटे जो बातें हैं वो नोट्स के बतौर याद रखेंगे, तो ये तरह हमारा काम उसमें आसानी से हम दे सकेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये, अब इतना बड़ा इसके अंदर है, अब हम इतना लंबा कैसे याद रखेंगे, अब भूल जा रहे हैं, अब क्या करें, ये समस्या आएगी बच्चों के लिए। तो उसके लिए भी पेडागोजिकल नॉलेज को हमने याद रखा। पॉइंट एसेप्ट्स ऑफ पेडागोजी एनालिसिस में, उसमें पेडागोजी ऑफ एनालिसिस में हमें वो पॉइंट याद रखे दो जो हमने बताए। किस बारे पॉइंट को बताया, फिर दोहरा दें इसके बारे में, बच्चे भूल जाएं तो इसके लिए दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। टीचिंग एज आर्ट, इसके बारे को याद रखें। टीचिंग एज ए साइंस, इसको याद रखें। और बकाया ये पेडागोजी और पेडागोजी एनालिसिस, इसके बारे में याद रखना कि पेडागोजी होते क्या है। और एक आध भाई एनल गेज हैं, रूबिन हैं, और बहुत सारे हैं, इनके बारे में एक आध दो को पॉइंट याद रखना। इस तरह हम इसको एनालिसिस करेंगे। अगला जो पॉइंट आएगा पेडागोजिकल प्रैक्टिस, इसके अंदर भी हमें ज़्यादा नहीं, मोटे मोटे 3 या 4 पॉइंट याद रखने हैं। जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट और इन लॉजिकल सीक्वेंस, हम उसको किस तरह प्रदर्शित करेंगे अपने कंटेंट को उसके सीक्वेंस बेस पर, जिससे कि बच्चा प्रभावित हो। एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड, और किस तरह प्रभावशाली जो हमारा मेथड होगा वो बच्चे को बिल्कुल अपनी ओर आकर्षण करेगा। यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स एंड मैक्सिमम, अपनी हम टेक्निक को किस तरह मैक्सिमम जितना यूज़ कर सकें अच्छी तरीक़ा से उस बच्चे को समझाने में यूज़ करें। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्निक्स मोटिवेशन, और बीच बीच में मोटिवेशन भी देता है जिससे बच्चे को इंग्लिश में और ज़्यादा लगन हो और उसको जिज्ञासा बढ़े पढ़ाई में, कि उसको उससे लव होने लगे, किसके, इंग्लिश से लव होने लगे। ऐसे ऐसे कुछ उसके अंदर ऐसे स्किल के अंदर चीज़ें उसके अंदर हमारे अंदर डालनी चाहिए। यूज़ ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड लैंग्वेज स्किल, टीचिंग स्किल में और लैंग्वेज स्किल में अंदर उसके टीचिंग स्किल में हम उसकी बुद्धि में ऐसा हम लैंग्वेज भाषा और उसकी, जैसे बहुत से बच्चे हैं पढ़ नहीं पाते हैं तो पढ़ने में हिचकिचा रहा है तो उसकी हम पढ़ने की भी सक्षमता लें। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो बोल नहीं पा रहा है तो उसको क्वेश्चन लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम बगैर बच्चे उसकी ज्ञान में हम लेकर उसकी बच्चे जैसा हमारा बिहेवियर थोड़ा बच्चे जैसा उनकी बच्चों को उनके साथ ढलकर उनके अब्जॉर्व करके इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनमें क्लासरूम में ऐसा माहौल हम बना देंगे उनके, जिससे कि बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा इंसाइट उसकी अंदर की जगह, उसका फिलोसफिकल जो नॉलेज जगह, जिससे कि वो हमसे क्वेश्चन आंसर करे और सारी बात को समझे। तो इस तरह हम पेडागोजिकल प्रैक्टिस के बारे में इतने पॉइंट हम लिख देंगे, इतना काफ़ी। बाकी बहाने को कहने को तो क्वेश्चन बैंक में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके लंबे, लेकिन इतना हमें इतना याद नहीं दिख रहा है। इतना हम कर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ये मेन पॉइंट हमें लिखने का इतना हमें लिख लेंगे। अच्छा, थर्ड पॉइंट भी हमें याद रखना है पेडागोजिकल ऑफ बिलीव्स, कि शिक्षा वो बच्चों की उस पर कि हमें क्या विश्वास दिलाना है, तो उसके बारे में हम मेन पॉइंट याद रखें। एक तो नंबर 1 पॉइंट है डिवोडेशन ऑफ टीचिंग, किस तरह हम डिवोडेशन ऑफ टीचिंग के शिक्षा दें। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचिंग, किस तरह हम उनको इन्वॉल्वमेंट टीचिंग दें। कम्युनिमेंट टीचिंग ऑफ प्रोफेशन,
प्रोफेसर हमारा क्या है उनके लिए। अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचिंग, एक और हम किस तरह उसके आकलन की गणना करेंगे उनके लिए। टू फॉलो एथिकल कंसिडरेशन ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल। इस तरह हम 4-5 पॉइंट इसे देख लें, ज़्यादा पॉइंट देखने की जब नहीं है। अच्छा, इसके अंदर और बातें लिखी हैं, इतनी हम इसको अवॉइड करें, 5-6 बातें हम ज़्यादा मोटी लिख लें। अगला पॉइंट हम फिर पकड़ लें, जो हमारे ये रेड लाइन से जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को बहुत ध्यान रखें, इन पॉइंटों को याद रखें, और जो बात बताई जा रही हैं इन पॉइंट्सों को थोड़ी सही से तरीके से देख लें और अफेक्टिव बेस में हम इसको लिखने की कोशिश करें अच्छी राइटिंग में। तो पेडागोलॉजिकल, जैसे पेडागोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश टीचिंग है, तो इसमें भी क्या करना है, इस पॉइंट में द pedagogical analysis is a quite similar to English teaching. English teaching is best fit is the pedagogical analysis. The term English teaching is not meaningful. It has two accept. इसका टू एक्सेप्ट हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, कि उसकी जो पढ़ाने का इंग्लिश लैंग्वेज भाषा है क्या कैसा है तरीका। टीचिंग इंग्लिश ऑफ लिटरेचर, उसका साहित्य इंग्लिश का किस तरह पढ़ने का अकॉर्डिंग टू पेडागोजिकल एनालिसिस, बच्चे के उसके विश्लेषण के अनुसार, शिक्षण शास्त्र के अनुसार। टीचिंग इज़ ए आर्ट एज वेल एज साइंस। देखो वो शिक्षा जो है एक कला है, जो एक विज्ञान, अच्छी तरह हम उसको कला कौशल को प्रस्तुत कर सकें। सिमिलरिटी लैंग्वेज इज साइंस एंड लिटरेचर इज आर्ट, देयरफॉर टीचिंग इंग्लिश इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग इंग्लिश कैन बी एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो इस तरह हम 1 और 2 पॉइंट हुए, ये 2 पॉइंट हम उसमें पेडागोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इंग्लिश टीचिंग में लिख देंगे। इतना हम लिखने के बाद अगला लॉन्ग ही आंसर अभी, तो उसमें तो कुछ तो लिखना पड़ेगा 5-6 पेजों में। तो इसलिए लास्ट पॉइंट जो हमारा है, इस चीज़ को हमें लाने आए। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, टीचिंग इंग्लिश, कि बच्चों को किस तरह हमें इंग्लिश पढ़ानी है। तो ये 2 पॉइंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें बच्चे इस में। देखो नंबर 1 पॉइंट हमारा है टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। तो टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, लैंग्वेज इज साइंस, तो भाषा एक विज्ञान है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जो हमारे तजुर्बे पे और हम जो जितना हमने पढ़ा है उसके उस पर हमें आधारित है। इंपीरियल अप्रोच पर आधारित है। कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर डेवलपमेंट, स्मार्टनेस, फोनोम्स, मोर्फोन्स, स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ग्रामर, रूल्स ऑफ लैंग्वेज यूज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एनालिसिस अप्रोच, इन पॉइंटों पर आधारित है। अब ये पॉइंट है क्या क्या मैटर है इनका। तो भाई देखो, भाषा जो हमारी है, लैंग्वेज है हमारे तजुर्बे पे, हमारी रीडिंग के, हमारी प्रैक्टिस पर, और हमारे बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन किस तरह है, हमारा ध्वनिवादक है किस तरह, हमारे बोलने का साउंड किस तरह है, सारे हमारी रीडिंग पढ़ने की, राइटिंग स्किल, ये सारी चीज़ों पर हमारी आधारित है। जितना हम सेक्टर के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, भाई कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ वर्ब है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी चीज़ें हमारी उस पर आधारित है। इन चीज़ों पर हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। कोई स्ट्रक्चर, सेंटेक्स और स्ट्रक्चर पर आधारित है ये टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज और रीडिंग पर। तो ये पॉइंट हमारे भैया मोटे मोटे पॉइंट है, इनको हमें याद रखना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर। नंबर 2 है टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर। फिर टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर क्या है, तो भी जो साहित्य है हमारा वो उसकी हमारे लिए कराना चाहिए। भाई स्टोरी हमने पढ़ी एक, अब स्टोरी पढ़ी उसकी समरी हमारे दिमाग में आनी चाहिए। फिर स्टोरी पढ़ी उसकी पहले हिंदी जान ली, 10-5 मिनट की समरी होती है, उसको समरी को पढ़ लिया, उसको स्टोरी को पहले स्टोरी हमारी पढ़ी होगी, फिर उसको समरी कर दिया अभी इसमें क्या है। मिसाल के तौर पर जैसे 10th क्लास में एक जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर कौन सा है, जो चैप्टर है द फार्मर, किसान है, द फार्मर है, इसके बारे में जैसे हमारा किसान है, लेंचो है, किसान था, बहुत गरीब किसान था, उसने ऐसा हुआ, तो उसकी समरी पढ़ ली हो तो हमें आसानी से बता देंगे। तो यही एक कला है, कोई भी स्टोरी बड़ी बड़ी हमने पढ़ी, उसको लिटरेचर साहित्य को किस तरह हम पेश करते हैं अपने उसमें, ये भी एक कला है। एक्शन ऑफ फीलिंग एंड बिलीव्स, और उसके एक्शन को बताना, उसकी फीलिंग को महसूस करके उनको विश्वास जताना, जिससे कि वो बिल्कुल बंदा समझे यार वहीं पहुँच गया, ये वहीं पहुँच गया, ऐसी बात बताना। लॉजिकल अप्रोच, अपने लॉजिकल अप्रोच देना। कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट, किस तरह उसके संज्ञात्मक और उसके प्रभावात्मक बात को बताना। जैसे प्रोज के अंदर भी हो, चाहे पोएट्री के अंदर हो, चाहे स्टोरी के अंदर हो, ड्रामा कंपेरिजन को, कोई भी बात इस तरह बताएं लोग लगे क्लासों में बच्चों को उन्होंने लगे कि एक धमाका मचा दिया, ऐसा धूम मचा दी है कि सब लोग प्रोज के अंदर, पोएट्री के अंदर इस तरह बता रहे हैं कि जैसे माने वहीं पहुँच गए। जैसे बात आती है ना, जहाँ ना पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो एटीट्यूड, फीलिंग, बिलीव्स, क्रिटिसिज्म एंड एप्रिसिएशंस, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आनी चाहिए भाषा की फीलिंग्स के अंदर, और बहुत बिल्कुल बेशक खुल के बोलें,
हर चीज़ को विश्वास दिलाया बच्चों को बहुत उम्दा तरीके से। और बच्चों को जब उम्दा तरीके से बताया जाएगा, दिल से बताया जाएगा, तो सारे बच्चों को समझ में आएगी। इस तरह माहौल होना चाहिए। क्या और किस चीज़ का लिए क्रिटिकल अप्रोच, जितनी भी कठिनाई है उसमें घबराना नहीं चाहिए बच्चों को टीचिंग करते हुए, और लिटरेचर का साहित्य को बिल्कुल खोल के बताना चाहिए। तो ये इस तरह हम अगर इस चैप्टर को, हमारी इस लॉन्ग आंसर को जो हमारा है, अब आगे मैं पेज पलटता हूँ। जो हमारा लॉन्ग आंसर है, explain the pedagogical of analysis and indicates the major aspects to describe the pedagogy of English teaching, इसको करेंगे तो ये हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और बकाया कल मिलते हैं।